जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं। शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद। और सभी एक ज़बरदस्त और शानदार वाले अंदाज में अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए इस फाउंडेशन बैच के साथ में जुड़ चुके हैं। देखिए, उम्मीद है कि आप सभी ने इस फाउंडेशन बैच के साथ जुड़कर एक सपना देखा होगा और एक साथ ही संकल्प भी लिया होगा, क्योंकि सपनों को पूरा करने के लिए संकल्प की ज़रूरत पड़ती है और संकल्प के पीछे ही छिपी हुई होती है कि हाँ भाई, वो तमाम चीज़ें जो उस सपने को पूरा करने के लिए ज़रूरी होती हैं। संकल्प का अर्थ होता है कि मतलब मुझे भाई मेहनत भी पूरी करनी है। जो भी चीज़ें मुझे बताई जाएँगी, मैं उनको बड़े अच्छे से फ़ॉलो करूँगा और बिल्कुल कोई शॉर्ट आउट कट तो बिल्कुल नहीं ढूँढने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इस फाउंडेशन बैच के साथ आप सभी ने संकल्प लिया है, सपना देखा है एक गवर्नमेंट जॉब का, एक सरकारी नौकरी का, वाक़ई में जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए इस गवर्नमेंट जॉब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, फाउंडेशन बैच जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी होगा और ये अब तक शायद आपको पूरे दिन भर की क्लासों से लग गया होगा। और मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, शायद आप सभी मेरे लिए बहुत सारे साथी तो नए नहीं हैं, कुछ साथी नए होंगे, अधिकतम साथी जानते ही होंगे कि इस क्लास के बाद में ना आप सभी को अपनी फिजिक्स की नींव तो वाकई में मजबूत लगने लग जाएगी। फिजिक्स आपने मुझसे बहुत क्लासों में पढ़ी होगी, बहुत सारी क्लासों में आपने सीखा होगा और मुझे लगता है कि आपने ना शायद कोई कमी छोड़ी ही नहीं होगी, बड़े अच्छे से उसको कंप्लीट कर लिया होगा। लेकिन जब मन में आता है ना कि एक एक शब्द डिटेल में पढ़ना है, तो भाई वो सिर्फ और सिर्फ तब संभव है जब हमारे पास टाइम की कुछ कम लिमिट ना हो। यानी ऐसा ना हो कि 30 दिन में कंप्लीट करना है, एग्जाम डेट आ गई 40 दिन में कंप्लीट करना है। और ऐसा भी नहीं है कि अनंत काल तक कंप्लीट करना है कि इसको हम 1 साल 2 साल में कंप्लीट करें, नहीं। लगभग लगभग और लगभग 3 महीने में अगर हमें कंप्लीट करनी है, मतलब 2.5 से 3 महीने लगभग आप मानिए, क्योंकि बहुत तसल्ली से हम चलेंगे, बहुत आराम से हम चलेंगे। और एक एक बात को अगर सीखना हो गहराई में जाके, समय से मतलब है एक एक चीज को सीखना। जब प्रेशर होता है ना, तो बहुत सारी चीजें छूट ही जाती हैं, वो आपके एंड पे कभी नहीं पता चलता। आपको तो ऐसा लगता है भाई सारी ही चीजें कंप्लीट हो रही हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं कि टाइम के प्रेशर में थोड़ी सी चीजें छूट जाती हैं। लेकिन जब टाइम का प्रेशर ना हो, तब आप देखते हैं कि भाई कैसा आपको चीज़ें मिलती हैं। और अभी तक शायद कोई भी ऐसा बैच नहीं था जिसमें एक टाइम का प्रेशर ना हो सिवाय इस बैच के। तो फाउंडेशन बैच में ना मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं बोल रहा हूँ। जितने इस क्लास के लिए मैंने मेहनत की है ना, मैं परसों से लगा हुआ हूँ इस क्लास के लिए। और मेहनत तो सभी क्लासेस में होती ही है, लेकिन इसमें आपको विशेष रूप से देखने को मिलेगी। बस मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस सीधा सीधा अपनी बात पर आ जाता हूँ। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे कि क्लास के बाद में ना आपकी फिजिक्स की फाउंडेशन वाकई में जम चुकी होगी। तो फटाफट से मैं बस चीज़ों को आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, और मैं भी उत्सुक हूँ उन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए जो मैंने इस बैच में रखी हैं। देखो, कैसे परचेज करोगे? एप्लीकेशन पे पेड क्लासेस में जाओगे, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, कूपन कोड लगा दोगे रेल20 और ये बैच आपको 959 में मिल जाएगा। ये पूरा टाइम टेबल है। मैथ्स आकाश सर के साथ, रीजनिंग 11 बजे राहुल शर्मा सर के साथ, पॉलिटी इसमें शुरू हो गई है 12 बजे। पॉलिटी शुरू हुई है ना हरीश बाबू? कोई एक सब्जेक्ट चल रहा है 12 बजे, और 3 बजे आपका ज्योग्राफी चल रहा है। उसके अलावा बायोलॉजी 4 बजे आपने पढ़ ली, फिजिक्स अब आप सीख रहे हैं, और एडवांस मैथमेटिक्स राहुल तेवतिया सर के साथ आप 1 दिसंबर से सीखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका एक स्पेशल बैच रहेगा, और कोर्स कैसे परचेज करना है वो मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। अब सीधा मैं मुद्दे की बात पर आता हूं। एक बार आप ही बता दो कि क्या वाकई में आपको लगता है कि रेलवे एग्जाम्स में साइंस का एक अहम रोल है? अगर हाँ तो यस लिख के भेजो। फिर मुझे इस बात पे ना ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको ये इंपॉर्टेंस बार बार बोल के बताऊं। मुझे लगता है शायद आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते ही हैं कि भाई वाकई में रेलवे एग्जाम्स में साइंस की एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। और मैं इंपॉर्टेंस छोड़ो, ये डर है आपके मन में, एक भय किसी का बना हुआ है, तो वो साइंस है। अगर मुझसे कोई कहे, बहुत सारे साथी तो ऐसे स्तर पर हैं कि भाई कल ग्रुप डी का एग्जाम है और आज मेरी ग्रुप डी के लिए मैंने स्पेशली कुछ भी ना पढ़ा हो, लेकिन मेरा मैथ्स, जीएस, रीजनिंग पहले से बहुत अच्छे हैं, मैं इस लायक हूं कि कल ही मैं पेपर देने चला जाऊं, लेकिन साइंस के हो सकता है मैं 2 क्वेश्चन भी ना हिला पाऊं, मेरी ये भी स्थिति है। तो ये आप सभी जानते हैं कि साइंस का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो फिर मैं इस बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि पहली क्लास है तो सारी बातें आपको बतानी होती हैं कि भाई इन एग्जाम्स में साइंस का क्या रोल है। फिर सीधा सीधा मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ, फिजिक्स के सिलेबस पर। देखो मेरे भाई, फिजिक्स में हम शुरुआत करेंगे लाइट से, यानी कि प्रकाश से।
और प्रकाश में सबसे पहले हम शुरू करेंगे परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। प्रकाश हालांकि बहुत सारी घटनाएं बताता है, लाइट में आपको बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम यही दिया है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन। अब क्या इसके बाद की घटनाएं आप नहीं पढ़ाओगे? पढ़ाएंगे, लेकिन उसका चैप्टर का नाम दूसरा हो जाएगा। तो नेमिंग हम एनसीईआरटी के हिसाब से करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो ये चेक करने में कि कुछ छूट तो नहीं गया। ठीक है, अच्छा अब देखो, मैं वैसी डेफिनेशंस नहीं देने वाला आदमी हूं। अगर आप मुझे जानते हैं कि बोरिंग बोरिंग सी डेफिनेशन, बहुत मस्ती मजाक वाली क्लास रहेगी। जो साथी पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं, अलग अलग तरह की आवाज़ों में सीखने को मिलेगा। वो कैसे संभव है, आदमी तो एक है, यही तो इस क्लास की खास बात रहेगी। बेशक आप पूरे दिन कितनी भी मेहनत कर लेना, कितना भी थक जाना, लेकिन इस क्लास के बाद आप हमेशा आपको रिफ्रेश पाओगे। इस तरह की चीज़ें हम लेकर चलेंगे। तो दोस्त, वो बोरिंग वोरिंग डेफिनेशन छोड़ो ना, वो कहीं पेपर में आती हैं। बस इतना समझो कि देखिए, प्रकाश चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं। प्रकाश चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि कैसे हमारी छाया बनती है, कैसे हमारी इमेज बनती है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्य उगते छिपते समय लाल क्यों दिखाई देता है, लकड़ी मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है पानी में डालने पर, जंगले में आने वाली रोशनी में आप सभी ने धूल के चमकते हुए कणों को देखा होगा। अगर गांव से संबंध रखते हो तो 100%, शहरों में तो शायद घरों में कई बार रोशनी भी नहीं आ पाती। किस किस ने देखा है, ईमानदारी से बताओ, कि जंगले में से आते हुए, और वो लकड़ी के जंगले में से देखा हो तो फिर तो और ही मजे की बात है। तो जंगले में से जब धूप आती है ना, तो उसमें बारीक बारीक पार्टिकल ना चिपकते रहते हैं, सॉरी चमकते रहते हैं। वो हमने देखे थे, वो क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम प्रकाश में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा इंद्रधनुष का बनना आपने देखा होगा। ये तमाम घटनाएं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रकाश में यानी कि लाइट में। और इस बार ना, आपने मुझसे कहीं भी पढ़ लिया हो, फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ें नई लगेंगी, इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। आगे देखो, उसके बाद हमारा यूनिट आएगी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। धारा कैसे बहती है, हम ना बस ये पढ़ लेते हैं कि किसी तार में धारा, विभव, करंट, वोल्टेज बह रहा है। क्या कभी देखा है? नहीं। कैसे देख लें यार, वो कैसे दिखाने की चीज़ है का? इस क्लास में तुम देखोगे, फिजिक्स फील होगी, यहाँ पर भौतिक विज्ञान को महसूस करके जाओगे, तो उन सबको तुम फील करोगे कि अच्छा ऐसे करंट चलता है, अच्छा ऐसे वोल्टेज चलता है, अच्छा ये रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। तो चीज़ें तुम्हारे लिए सिर्फ किताबी शब्द नहीं बन के रह जाएंगी, वो आसपास तुम्हें जहां भी नजर आएंगी, तुम उनको पहचान लोगे, तुम उनसे बात कर सकोगे। अच्छा जी, तुम हो धारा जी, ओहो हो, अच्छा। उसके अलावा हम चलेंगे मैग्नेटिज्म चैप्टर पे, चुंबक वाले चैप्टर पे, जिसमें हम बहुत सारे तरह की चीज़ें सीखेंगे। बस मोटा मोटी मैं आपको बताऊं, मोटर कैसे घूमती है, ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, जनरेटर क्या होता है, चुंबक क्या होती है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे होंगे। उसके अलावा फिर हम चलेंगे गति वाले चैप्टर पे। देखो, मैं आपको बताऊं तो रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए ये जो चैप्टर्स हैं आपके, ये 3 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन 3 चैप्टर्स को हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो सबको डिटेल में, लेकिन इन 3 चैप्टर्स को कंपैरेटिवली हम थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, आगे देखो आप, अगली यूनिट है आपकी गति। भाई मोशन कैसे होता है, चीज़ें गति कैसे करती हैं। उसके बाद पढ़ेंगे गति के नियम, उसमें ही सीखेंगे रॉकेट कैसे लॉन्च होता बा, भैया जी रॉकेट कैसे लॉन्च होता जी, ये ऊपर कैसे उड़ जाता जी, इतना बड़ा रॉकेट, इतना भारी रॉकेट कैसे ऊपर चला जाता, एक बॉल को हम फेंकता वो तो नीचे आ जाता, लेकिन ये रॉकेट कैसे चलता, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। उसके अलावा अगली यूनिट होगी आपकी वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, जहाँ पे हम आपको तो आपके हिसाब से तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति सब सेम है, वर्क एनर्जी और पावर सब सेम है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अंतर पढ़ेंगे। आहा, फिर आ जाएगा ग्रेविटेशन, दुनिया का, ब्रह्मांड का इतना बड़ा रहस्य कि सारे के सारे ग्रह हवा में कैसे लटके पड़े हैं, हालांकि वहाँ हवा नहीं होती है, मैं आपकी भाषा में कह रहा हूँ। ये सब चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ेंगे। और उसके बाद प्रेशर, वेव, साउंड और कुछ पार्ट मॉडर्न फिजिक्स का। ये यूनिट में बेसिकली कवर नहीं करता हूं, लेकिन रेलवे के लिए हमें कवर करनी पड़ेगी मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी। और चूंकि इस बार केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन, हाफ पोर्शन मैं देखूंगा, तो पहले मैं इसलिए नहीं करवाता था क्योंकि केमिस्ट्री में हो जाती थी। अब यहाँ कर लेंगे तो केमिस्ट्री में नहीं करेंगे, और केमिस्ट्री में कर लेंगे तो यहाँ नहीं करेंगे, तो एक ही बात है। अब बात आती है सिलेबस कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। पहली चीज तो, चूंकि ये एक फाउंडेशन बैच है, इसमें ऐसा सवाल पूछना भी गुनाह है, क्योंकि इसमें हमें हर एक चीज़ को बारीकी से ध्यान से पढ़ते चलना है। हाँ, इतना मेरा वादा है कि जितनी भी मैं क्लास लूँगा ना,
आपको हर एक क्लास, हर एक घंटे में एक संतुष्टि होगी, एक सेटिस्फेक्शन होगा कि यार ये समय हमारा बिगड़ा नहीं है। दूसरी चीज़, ठीक है भाई आप भी यार पढ़ ही रहे हो तो एक ये होता ही है कि यार अंदाजा होना ही चाहिए। तो लगभग लगभग मैं मानता हूँ कि मुझे 60 क्लासेस तो आप देना प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये मत सोचना कि यार साइंस छोटा सब्जेक्ट है, वो फिर बाकी एग्जाम के हिसाब से सोच रहे हो, रेलवे के हिसाब से अच्छा सब्जेक्ट मानो। मुझे लगभग आप 60 क्लासेस दीजिए, और 60 क्लासेस में आप सभी को वाकई में, आप बस मेरी ना 3 क्लास लेके देख लो या इसी क्लास को लेके देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये आदमी कुछ हमारे साथ ऐसा तो नहीं कर रहा कि जो गलत है, चाहे वो समय की बर्बादी है, चाहे वो ऊर्जा की बर्बादी है, चाहे पैसे की बर्बादी है, सब कुछ आपको जायज़ लगेगा। तो अभी कोई सवाल पूछो ही मत, सारे सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिलते हुए चले जाएंगे। चलो करें शुरू। अब एक बार भैया मुझे अगर आप आज्ञा दे दें तो मैं पहले चैप्टर पे ले चलूं, और पहला चैप्टर है हमारा लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में। अगर आप अनुमति दे ही दें तो हम वो आपको पहले चैप्टर पे ले चले, जिसका नाम है प्रकाश यानी कि लाइट। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलें। देखिए, अरे भैया उल्टा उल्टा काय चलता भाई। तो चलते हैं पहले चैप्टर पे जिसका नाम है लाइट। अब देखो भैया, अच्छी अच्छी इस बार पीपीटी बनवाई गई हैं ताकि आपको सुंदर सुंदर लगे, पढ़ने में मज़ा आए। और ऐसा नहीं है कि केवल इन चीज़ों के सहारे बस क्लास में मज़ा आएगा, फैक्ट और सीखने वाली चीज़ें आप ऐसे सीखेंगे। मतलब जो चीज़ें कई बार हम कह रहे होते हैं ना बस कि मान लो पानी में ये भरा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ पीपीटी में ना वो चीज़ें दिखाई जा सकती हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर लगेगी। तो चैप्टर पढ़ते हैं लाइट। जैसे पहले हम कभी कहा करते थे कि मान लो कि भैया बल्ब जो है वो चमकता है, लेकिन यहाँ मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ दिखेगा कि बल्ब ऐसे चमकता है। असल में फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना कि वो हमें चित्रों के सहारे, वीडियोस के सहारे जल्दी समझ में आ जाता है, इसलिए पूरा भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब हर एंगल से वार करेंगे कंसेप्ट पर कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसे समझ में आ, और ऐसे नहीं तो ऐसे समझ में आ, ऐसे नहीं तो ऐसे समझ में आ, समझ में तो तुझे आना पड़ेगा। ठीक है, चल अब चलते हैं लाइट के बारे में। अच्छा, बात आती है कि प्रकाश क्या है। सबसे पहले एक डेफिनेशन, लाइट है क्या। देखो, एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि इस कमरे में क्या अभी आपको कुछ दिखाई दे रहा था? नहीं, लेकिन अब देखो इसमें दिखाई दे रहा है। मतलब इस कमरे को ध्यान से देखो, जब इसमें लाइट नहीं जलती है तो अंधेरा अंधेरा है, और अब देखो तो उजाला उजाला है। यानी कि, और देखो अगला एग्जाम्पल, इसमें अंधेरा है अब उजाला है। देखो जहां जहां उजाला होता चला जा रहा है ये कमरा चमकता हुआ चला जा रहा है। तो बड़ी बेसिक सी बात, क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई प्रकाश जो है, लाइट जो है, एक ऐसा जरिया है जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन है जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। बोलो यस और नो, जल्दी से फटाफट बता दो। तो पता है, ऐसी चीज़ें देखने से, वीडियो की मदद से, इन सब चीज़ों की मदद से वो ना थोड़ी सी आसान बन जाती है हमारे लिए। तो इस तरह की चीज़ें हम क्लास में रखेंगे। चलो, तो मैंने लिखा कि भाई प्रकाश क्या है, तो डेफिनेशन। अब देखो ये तो समझने वाली चीज़ होगी, लेकिन एग्जाम में आने वाली चीज़ क्या है भाई? एग्जाम में ये वीडियो थोड़ी ना आएगी, एग्जाम में तो ये चीज़ें आएंगी। तो प्रकाश क्या है साथी? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। पहला सवाल तैयार हो गया। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है, एनर्जी है, जो हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है। ये कैसा चलता है? ये सीधी रेखा में चलता है। तुम एक टॉर्च जलाओ तो क्या ऐसन होगा कि टॉर्च की जो लाइट है, भैया जी ये टॉर्च का लाइट ऐसे ऐसे जाता, क्या ऐसा होगा कि टॉर्च में से रोशनी निकली और सांप बन के जाएगी? नहीं भैया, टॉर्च की रोशनी बिल्कुल कैसे जाएगी? सीधी सीधी जाएगी। तो जहां से जो सवाल बन सकेगा वो मैं आपको मार्क कराता हुआ चलूंगा। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, सीधी रेखा में चलता है, और विभिन्न पदार्थों के द्वारा ये परावर्तित भी होता है, अपवर्तित भी होता है, और अवशोषित भी होता है। देखो, परावर्तित का मतलब क्या होता है वो हम आगे सीखेंगे, हालांकि डिटेल में। अभी सिंपल सीखो। जैसे मान लीजिए कि इस फ़ोन पर, मेरे फ़ोन पर लाइट पड़ रही है, तो होता क्या है, हर एक वस्तु के द्वारा, अभी आप गहराई में मत जाना कि दर्पण, लेंस, कुछ नहीं, सिंपल कोई वस्तु सोचो, प्रकाश पड़ रहा है। मान लो मैं कहता हूँ 100 प्रकाश आके पड़ा, ठीक है, 100 किरणें आके पड़ी, ये मान लो। तो कुछ किरणें इससे टकरा के लौट जाएंगी, कुछ किरणें इसके द्वारा अवशोषित कर ली जाएंगी, और कुछ किरणें इसको पार कर जाएंगी। अगर ये पारदर्शी वस्तु है तो, जैसे मान लो ये पानी है, अब पानी की बोतल पे अगर प्रकाश आके पड़ेगा तो यहाँ तीनों चीजें होंगी। प्रकाश टकरा के भी लौटेगा, उसको हम परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन। इसके अंदर भी प्रकाश सोख लिया जाएगा। भाई क्या अगर प्रकाश इस पर लगातार पड़ता रहे तो पानी गर्म नहीं हो जाएगा?
क्यों? क्योंकि उसने प्रकाश को सोख लिया। और तुम यहाँ हाथ रखो तो तुम्हारे हाथ को भी गर्मी लगने लगेगी अगर सूर्य की रोशनी में रखोगे। इसका मतलब प्रकाश पार होके भी आ रहा है। तो यहाँ पर तीनों घटनाएं होती हैं जब प्रकाश किसी पारदर्शी वस्तु पर पड़ता है, यानी पार दिखने वाली वस्तु पर पड़ता है। कैसे? तो वो होता है कि भाई परावर्तन भी होगा, अपवर्तन भी होगा, अवशोषण भी होगा, यानी कि रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा और एब्जॉर्ब भी होगा। ये बात सबको समझ में आ गई है। अब यहां से सवाल तैयार हो गया। ये मत समझना कि यार ये तो बड़ी आसान बातें हैं। भैया हर एक लाइन से सवाल तैयार है कि भाई प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन भी होता है, प्रकाश का अपवर्तन भी होता है और प्रकाश का अवशोषण भी होता है। करिए एक बार थम्स अप। हाँ जी, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है नोट करने की। देखो साथी, देखो पहली चीज कि मैंने आपसे कितनी क्लासेस का समय मांगा है? लगभग 60 क्लासेस का समय मांगा है। आप थोड़ा सा सुनना पहले मेरी बात को, मुझे तो जैसी आप आज्ञा दोगे, क्योंकि देखो भाई अल्टीमेट टारगेट हो कि आपको समझ में आना चाहिए और आप हैप्पीली पढ़ें, खुशी होकर पढ़ें, किसी जबरदस्ती लोड के साथ ना पढ़ें, वो मज़ा नहीं आएगा फिर। तो आप मेरी बात को सुनो पहले कि अगर मैं इन चीज़ों को लिखूं, मैं यहाँ लिखने बैठ जाऊं, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखने बैठ जाऊं, तो भाई समय बहुत सारा चला जाएगा। और देखो मुझे तो यहाँ लिखना आसान है क्योंकि मेरी ये सब चीज़ें फिंगर टिप्स पर हैं। जिन्होंने मुझसे किसी बैच में पढ़ाया उन्होंने देखा होगा मैं कभी पीडीएफ की मदद से नहीं पढ़ाया, सीधी चीज़ें लिख के पढ़ाई हैं। मेरे तो यहाँ फिंगर टिप्स पर है, मैं तो यहाँ हूँ लिख दूँ। लेकिन आपके लिए टाइप करा के लाने में मुझे डबल समय लगता है। पहले ना बैठ के टाइप कराता हूँ, कोई गलती नहीं हो उसके लिए फिर चेक करवाता हूँ। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ एक काम हम कर सकते हैं, अगर आप अलाउ करो, उससे क्या होगा कि थोड़ा समय बच जाएगा। हो सकता है 60 की जगह 50 क्लासेस में हमारा सिलेबस खत्म हो जाए। बात यह है कि मैं आपको समझाने पे ज़्यादा जोर दूं। देखिए मुख्य बात समझाना है। जितना मैं समझाने पे ज़्यादा जोर दूंगा उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और आप इनको, मैं पीपीटी आपको दे दूं, ये पूरी आपको मिल जाएगी ग्रुप में। एप्लीकेशन वाले बच्चों को मिलेगी, सभी को नहीं, जो बैच ले लेंगे उनको एप्लीकेशन में मिल जाएगी क्लास के साथ में, और वहाँ से आप अपने नोट्स बना लें। अच्छा, नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा होगा? देखो कोई इस चक्कर में ना पड़ना कि क्या पीडीएफ से काम चल जाएगा। छोड़ दो यार ये आदतें, ये मेरी ही पीडीएफ क्यों ना सही, नहीं काम चलेगा। और आप कहोगे लिखूंगा भी तो मैं इसे एज इट इज़, वो बात ठीक है, लेकिन उसके दौरान जो प्रक्रिया होगी कि आप लिखोगे और आपके दिमाग में जाएगा, भाई वो प्रक्रिया पूरी अलग होगी और वही आपको याद कराएगी। तो मेरा कहना यह है कि आप बस ध्यान से सुनो मेरी बातों को, एक एक बात को। रफ कॉपी और पेन लेके बैठो, कुछ मैं पूछूं तो उसे सॉल्व कर दो और बाद में इसके नोट्स बनाओ। क्या मेरी इस बात से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? भाई मैं तो देखो लिख के पढ़ा दूंगा, लेकिन मान लेना कि उसमें समय की बर्बादी है। बस तुम मुझे एक बात ये सोचो, जो साथी कह रहे हैं लिख के पढ़ाओ, अगर मैं इस चीज को लिखूं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है, यह सीधी रेखा में यात्रा करता है और विभिन्न पदार्थों द्वारा परावर्तित, अपवर्तित और अवशोषित होता है, इसी में मुझे कम से कम 3 मिनट लगेंगी और 3 इसमें, तो 6 मिनट एक टॉपिक में खामखा चली जाएंगी। तो जरा बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आएगा? अगर मैं खुद इसे हाथ से लिख दूं या तुम्हें खुद लिखवाऊं, भाई फिर क्लास सीधी डबल हो जाएंगी। 120 क्लास 4 महीने का समय केवल फिजिक्स में चला जाएगा, अगर आप सच में उतनी ही गहराई के साथ पढ़ना चाहते हो जितना मैं सोच कर आया हूं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो साथी ये कह रहे हैं कि लिख कर पढ़ाओ, तुम प्लीज़ 1-2 दिन देखो, तुम्हें सच में अपने आप कंफर्टेबल लगने लगेगा। बस मन में इस बात को मत बिठाना कि लिख के पढ़ाओ, ठीक है? बाद में आराम से नोट्स बना लेना। और देखो जितना मैं कवर करके लाऊंगा ना, नोट्स बनाने में मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट लगेगा, क्योंकि तुम मेरी तरह समझोगे थोड़ी। भाई तुम्हें तो फटाफट लिखना है, 2 पेन लो, एक से हेडिंग डाली, एक से फटाफट लिखते चले गए, देखना याद करने में भी मजा आ जाएगा, ठीक है? तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि आप सभी पीपीटी के थ्रू ही पढ़ो, जितना बेहतर हो सकेगा, डायग्राम के थ्रू, इमेज के थ्रू, इसमें पूरी जान झोंक देंगे हम, लेकिन नोट आप सभी बाद में कर लेना, ठीक है? चलो, तो ये इससे सवाल बनता है, 3 सवाल बनेंगे कि प्रकाश क्या है? एनर्जी का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है, यह सीधी रेखा में यात्रा करता है और विभिन्न पदार्थों के द्वारा परावर्तित, अपवर्तित और अवशोषित होता है, ठीक है? चलो आगे चलें। ये हमने चीज़ें कवर कर ली, ये भी कवर कर लिया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें सबसे खास बात मैंने क्या रखी है, एक टॉपिक और उसके नीचे तुरंत बनने वाला सवाल। अब देखो इस सवाल को भी अगर मैं यार लिखूंगा हाथ से तो मतलब क्या ही लॉजिक रह जाएगा उसका, बताओ? इसलिए इन चीज़ों को तो आपको पीपीटी से कवर कर लेना बाद में, मेरे हिसाब से उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा।
तो सबसे खास बात रहेगी जो टॉपिक पढ़ेंगे ग्रुप डी की किसी भी परीक्षा में जो सवाल आया है उसको वहीं कर देंगे, या बाकी किसी भी परीक्षा में आएगा, एसएससी वगैरह में भी आया होगा उसको वहीं कर देंगे। सवाल है प्रकाश में संचरित होता है, और ये सवाल है आपका एनटीपीसी 12 मार्च 2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट का सवाल है कि प्रकाश कैसे संचरित होता है। तो भाई कैसी रेखा में संचरित होता है? ये सीधी रेखा में संचरित होता है, ये स्ट्रेट लाइन में संचरित होता है। तो क्लियर है, बहुत आराम से हो गया, ठीक है। अच्छा ये कंसेप्ट कैसा लगेगा जल्दी बताइए, कि जहां थ्योरी पढ़ी उसके तुरंत बाद क्वेश्चन कर दो फटाफट से, ठीक है। बताओ ये कंसेप्ट जरा कैसा लगेगा, मजा आ जाएगा। चलो आगे चले। अब देखिए प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का नेचर कैसा होता है। देखो भाई, इस दुनिया की तुम सभी चीजों को देखो, वो चीजें आपको दो तरीके से नजर आएंगी, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे पानी है, और एक तरफ मैं एक पत्थर लेता हूं और उस पत्थर को जमीन से गिरा देता हूं, वो टुकड़ों में टूट जाता है। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या पत्थर के टूटे हुए टुकड़ों को मैं पानी की तरह लगातार कह सकता हूं क्या, या पानी जो है पत्थर की तरह टुकड़ों में टूट सकता है? पानी एक लगातार चीज है। मान लो किसी तालाब में पानी भरा है, तुमने उसको तलवार लेके और ऐसे काट भी दिया जूं, तो क्या पानी दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, या पानी 20 हिस्सों में बढ़ जाएगा? नहीं यार, पानी भाई फिर से एक हो जाएगा। लेकिन अगर हो सकता है उसी तलवार को तुम किसी गत्ते पर मारो तो वो दो हिस्सों में कट जाएगा। तो जो चीजें अलग अलग टुकड़ों में बढ़ सकती हैं उनको तो हम कहते हैं कण, यानी कि पार्टिकल। और जो चीजें लगातार हैं, लगातार का मतलब जैसे पानी है, उनको कहते हैं हम तरंग, यानी कि वेव। तो दुनिया की सारी चीजों में से या तो चीजें कण है, या तो चीजें तरंग हैं, या तो चीजें पार्टिकल हैं, या तो चीजें वेव हैं। ऐसी कोई दुनिया की चीज नहीं है कि जो दोनों तरह का व्यवहार रखती हो, सिवाय किसके? सिवाय प्रकाश के, यानी कि लाइट के। लाइट दोनों तरह की प्रकृति दिखाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपको और ज्यादा गहरा समझ में आएगा जब हम तरंग पढ़ रहे होंगे और आधुनिक भौतिकी पढ़ रहे होंगे। तरंग में तरंग पढ़ेंगे चैप्टर में, और आधुनिक भौतिकी में हम कण यानी पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। अभी बस हल्का सा आइडिया ये रखो कि भाई प्रकाश जो है ना, वो ये सवाल बनेगा तरंग और कण दोनों के रूप में व्यवहार करता है, और प्रकाश का यह द्वैध प्रभाव, ये द्वैध का मतलब होता है डुअल, दो तरह का स्वभाव तरंग कण द्वैतता कहलाता है। तो कोई पूछे कि प्रकाश का स्वभाव कैसा होता है, तो प्रकाश दोनों तरह का स्वभाव प्रदर्शित करता है। प्रकाश तरंग कण द्वैतता दर्शाता है, प्रकाश पार्टिकल भी है और प्रकाश वेव भी है। कैसे देखोगे? अच्छा चलो, तो इसके बारे में डिटेल में हम वहां पढ़ेंगे। अब यहां से भी एक सवाल तैयार हो सकता है। अब थोड़ा सा और आगे चलो। प्रकाश की गति को सर्वप्रथम किसने मापा? सवाल आएगा तो भाई आप उत्तर करोगे कि भैया जी प्रकाश की गति को सर्वप्रथम ओले रोमर साहब ने 1676 ईस्वी में मापा। ओले रोमर साहब ने 1676 ईस्वी में प्रकाश की गति को सबसे पहले मापा। अच्छा, उन्होंने कैसे मापा? तो मापने के लिए बृहस्पति के चंद्रमा आयो के ग्रहणों का उपयोग किया था। देखो एक बात समझना कि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी उनमें हमें यह नहीं जानना कि कैसे किया था। वो सवाल कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि उन्होंने बृहस्पति का जो चंद्रमा है आयो, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जुपिटर के बहुत सारे मून हैं, उनमें से एक मून है आयो, तो आयो का उपयोग कैसे किया था ये कभी नहीं पूछेगा। लेकिन फिजिक्स में ये सवाल उठा के बना देगा कि बताइए ओले रोमर ने जब प्रकाश की गति को मापा कि प्रकाश कितना तेजी से चलता है, तो उन्होंने किस ग्रह के चंद्रमा की का इस्तेमाल किया? तो बृहस्पति के चंद्रमा का इस्तेमाल किया, और उस बृहस्पति के चंद्रमा का नाम क्या था? आयो। एक बार बताओ कि ज्योग्राफी में किस किस ने ये पढ़ा है कि बृहस्पति के चंद्रमा होते हैं। ये मत कहना भैया चंद्रमा तो हमारा ही है, ये पृथ्वी का चंद्रमा है। ऐसे ही बृहस्पति का अपना एक चंद्रमा होता है। तो यहां से भी सवाल बन सकता है। हम ये नहीं जानेंगे कि कैसे किया, सिर्फ इतना कहेंगे कि हाँ ओले रोमर साहब ने बृहस्पति के चंद्रमा आयो का इस्तेमाल किया और प्रकाश की गति को मापा। अब भाई कितनी है प्रकाश की गति? तो ओले रोमर साहब ने कहा कि प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि प्रकाश पता है कितनी तेजी से चलता है? 1 सेकंड में 3 ×
10⁸ मीटर। भैया यार ये मीटर से कुछ फील नहीं हो रहा। अरे ले भाई, देखो मीटर से कुछ फील नहीं हो रहा ना, 10⁸ से फील नहीं हो रहा। तो लिखो इसको, कैसे लिख सकते हो, एक के आगे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने मीटर। अरे रे ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और ये अरब, 3 अरब मीटर। 1 सेकंड में 3 अरब मीटर, 1 सेकंड में 3 अरब मीटर। तो समझ रहे हो, देखो इसको अगर किलोमीटर में लिखो ना भाई, किलो का मतलब 3 होता है, वो हम आगे और सीख लेंगे। तो 3 जीरो गायब कर दो, फिर किलोमीटर बन जाएगा। तो कितनी जीरो होंगी, 5, 1 2 3 4 5 इतने किलोमीटर। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। तुम समझ सकते हो 3 लाख किलोमीटर कितनी तेजी से चलता है यार, कितना फास्ट चलता है, 3 लाख किलोमीटर। ये है प्रकाश की गति। थोड़ा सा फील हुआ आपको, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में, तुमने चुटकी बजाई 3 लाख। अरे भाई कितनी तेज चल रहा है यार। इस दुनिया में प्रकाश की गति से ज्यादा किसी की गति ही नहीं है। ठीक है, कुछ साथी कह रहे हैं भाई सर नोट तो करने दो। देखो दोस्त, मैं नोट तो आपको करने दे दूंगा, लेकिन तुम खुद देख लो कि बहुत सारा समय लग जाएगा। आप मेरी एक बात तो मान ही सकते हो यार, कि आप इस जिद पे मत अड़ो कि आप हाथ से लिख के पढ़ाओ या हमें क्लास में नोट करने दो। मैं सच में बता रहा हूँ, वो टाइम की वेस्टेज है। बाकी क्लास में नोट करने की वजह से या मैं हाथ से ना लिखूं, इससे क्या फ़ायदा होगा, समय की बचत हो जाएगी, टाइम की सेविंग हो जाएगी। फ़ायदा ये है, नुकसान क्या है, टाइम बहुत सारा लग जाएगा। क्या भैया हमारा कोई नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है। इस बात से ना तो तुम्हें याद रखने में कोई समस्या आएगी, ना नोट्स बनाने में कोई समस्या आएगी। आप मेरी बात को मानो, यहाँ पीडीएफ से सीखो, एक एक फैक्ट को समझो, और बाद में जब क्लास ओवर हो जाए तुम 15 मिनट में मात्र नोट कर लेना। अब आप कहोगे यार एप्लीकेशन पे तो देर से क्लास अपलोड होती है, मैं इसकी पीडीएफ को तुरंत की तुरंत टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दिया करूँगा। ठीक है, जैसे ही क्लास ओवर होगी 10 बजे, 10 बजे मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसको डलवा दिया करूँगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 बजे बैठो और फटाफट फटाफट से 15 मिनट में नोट कर लेना। आप मेरी बात को एक बार मान के देखो, आपके लिए कभी मैंने कुछ गलत सलाह नहीं दी होगी। भाई मैंने भी सिलेक्शन लिया है, मैं भी गवर्नमेंट जॉब पर हूँ, मैं जानता हूँ कि किन तरीकों से समय की बचत हो सकती है, किन तरीके हमारे लिए ज़रूरी हैं। अगर यहाँ क्लास में मेरा लिखना या नोट करना आपका जरा सा भी फायदेमंद होता तो वो मैं ज़रूर कर देता। तो इस चीज़ को मन से निकाल के फेंक कर थोड़ा सा समझने पे फोकस करो। ठीक है, अच्छा ये चीज़ मुझे समझ में आ गई, तीनों फैक्ट समझ में आ गए। अब देखो सवाल आता है कि चलो ये कहाँ होती है भाई प्रकाश की गति, 3 × 10⁸ तो ये होती है निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में। भैया ये वैक्यूम क्या बवाल है यार, निर्वात क्या बवाल है यार। देखो हमारी पृथ्वी से अगर आप आसमान में ऊपर उठना शुरू करो तो पृथ्वी की सतह से ऊपर आपको वायुमंडल मिलेगा, ठोस द्रव गैस सॉलिड लिक्विड गैस, इतना तो सब जानते ही हैं। तो आपको पृथ्वी पर क्या दिखता है, सॉलिड भी दिखेगा, लिक्विड भी दिखेगा, गैस भी दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी से साथी आप ऊपर उठोगे तो केवल क्या बचेगी, हवा बचेगी, यानी कि गैसें बचेंगी। भाई पृथ्वी की सतह से ऊपर ऐसा तो है नहीं कि लोहा है हवा में या कोई पानी है, और हवा भी कहाँ तक मिलेगी, 12 किलोमीटर तक। 12 किलोमीटर बाद कुछ भी नहीं है, ना कोई सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, ना ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है। और जहाँ ना कोई ठोस हो, ना कोई द्रव हो, ना कोई गैस हो, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको वैक्यूम बोलते हैं, उसको निर्वात बोलते हैं। तो निर्वात आपको समझ आया कि निर्वात का मतलब है जहाँ कुछ भी ना हो। तो प्रकाश वहाँ चलना पसंद करता है जहाँ कुछ भी ना हो, क्योंकि अगर आप उसे मान लो पानी में चलाओगे या किसी ठोस में चलाओगे या किसी गैस में चलाओगे, गैस का मतलब हवा ले लो, कुछ भी ले लो, तो वो रुकावट है उसके लिए, उसमें उनकी चाल कम होगी ही होगी। अब देखो हवा में चाल इससे थोड़ी सी कम होती है, तो लगभग हम ये मान लेते हैं कि भाई निर्वात और हवा दोनों में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है। लेकिन कहने के लिए याद रखना कि हवा में थोड़ी सी कम होती है, बट पेपर में लिखने के लिए कहो कि भाई हवा में और निर्वात में लगभग बराबर होती है। ठीक है, तो आप कहोगे द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वैक्यूम के साथ मैं यहां जोड़ दूंगा क्या, एयर, कि भाई कितनी होती है, 3 × 10⁸। अच्छा चलो तुम मुझे बताओ, तुम मान के चलो एक सड़क पे दौड़ रहे हो, डुग 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 डुग। अब
वो सड़क है मान लो एक नहर के किनारे, मैं आया और मैंने तुम्हें उठाया और मैंने तुम्हें पानी में डाल दिया, तो तुम्हारी चाल कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी? ज़रा एक बात बताओ। कि क्या करें, मेरा एएलपी में सिलेक्शन हो गया है सर आपकी वजह से। भाई दोस्त बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस ओम भाई आपको, और मैं इसमें ये कहूँगा कि इसमें मेरी कोई वजह नहीं है, सब आपकी मेहनत है दोस्त, सब आपका एक कठिन स्ट्रगल होता है, मैं समझ सकता हूँ, मेहनत के लिए बहुत कुछ आपने त्यागा होगा, लेकिन एट द एंड वो सपना, वो ख्वाहिश जो आपकी आपकी फैमिली की होगी, आपको अपने आप को सफल होते देखने की, आपके परिवार को, आपके बच्चे को सफल होते देखने की, वो वाकई में पूरी हुई। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। हाँ, तो क्या होगी भैया, स्पीड कम हो जाएगी। ऐसे ही जब प्रकाश को तुम किसी लिक्विड वगैरह में डुबोते हो, या तुम कहो भैया लिक्विड में चल, मतलब प्रकाश के रास्ते में तुमने पानी रख दिया या कोई ठोस ले जाकर रख दिया, फोन रख दिया मेरा, तो प्रकाश चलेगा तो इनमें भी, लेकिन कम स्पीड के साथ में चलेगा। लगभग पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुणा 10 की पावर 8 हो जाएगी। देखो निर्वात में कितनी है, 3, ठीक है 3, और यहाँ कितनी है 2.25, कांच में लगभग कितनी हो जाएगी 2। तो ये हम चीज़ें और आगे पढ़ेंगे, ये जस्ट मैं आपको एक अंदाजा दे रहा हूँ, ये मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ये कुछ फैक्ट हैं जो ज्योग्राफी में भी आपने पढ़े होंगे प्रकाश से रिलेटेड, कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश के द्वारा लिया गया समय लगभग कितना होता है, 8 मिनट 20 सेकंड होता है, और चंद्रमा से टकराकर प्रकाश को जब पृथ्वी तक आता है तो 1.28 सेकंड का समय लेता है। देखो अगर रोशनी डायरेक्टली आ रही है पृथ्वी पर तो 8 मिनट 20 सेकंड, बट भाई चंद्रमा से भी तो टकरा कर आ रही है, चंद्रमा के पास अपनी रोशनी नहीं है। आप ये बात जानते हैं? अगर हाँ तो एक बार यस लिखो। चंद्रमा किसकी रोशनी से प्रदीप्त होता है? सूर्य की रोशनी से, और सूर्य की रोशनी उस पर टकराने के बाद में हमारे यहाँ तक जो आती है वो समय लेती है 1 मिनट 28 सेकंड। अब तुम कहोगे यार ये तो ज्योग्राफी वाले सवाल हैं। भैया ये सवाल भी साइंस में पूछे गए हैं। अगर हम कहते हैं ना कई बार, जब भैया बहुत मुश्किल पेपर बनो यार, ऐसा पेपर ना देखो मैंने कहीं भी, तो वो ऐसे सवाल होते हैं। फाउंडेशन का मतलब है कुरेद कुरेद के पढ़ना, जो सब संभव हो वो पढ़ो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अंटशंट, भैया कुरेद कुरेदने का मतलब इतिहास पढ़ लेंगे इसमें, नहीं, जो फिजिक्स से रिलेटेड है। मतलब पेपर चाहे आसान आए, मध्यम आए, हार्ड आए, जैसा भी आए, अब पेपर की चिंता नहीं करनी है, ना एग्जाम की चिंता करनी है कि किस तरह के एग्जाम के लिए है, हर चीज बिल्कुल बारीकी बारीकी से, ठीक है। चलिए अगली बात है, सवाल आ गया कि इतिहास में ओले रोमर ने पहली बार प्रकाश की गति को किस वर्ष मापा था? एनटीपीसी टियर 1 27 अप्रैल 2016 शिफ्ट 1 का सवाल है। तो देखो इसका उत्तर यहां मिल जाएगा कि सन 1676 ईस्वी में ओले रोमर साहब ने प्रकाश की गति को मापा था। तो भैया जी कब मापा था? सन 1676 में, 1676। तो जैसे जैसे हम पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे ही क्वेश्चंस को भी कवर करते चलेंगे, ठीक है। चलो अगला मुद्दा, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एएलपी और टेक्नीशियन 10 अगस्त 2018 शिफ्ट 2 का आया हुआ सवाल है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुणा 10 की पावर 8, 2 गुणा 10 की पावर 8, 3 गुणा 10 की पावर 7, 3 गुणा 10 की पावर 6। बताइए। ओ भैया जी, ये 2 वालों, भैया ये बी वाले कौन है? अरे यार अभी के अभी किए हुए सवाल को गड़बड़ झाला कर दोगे भाई। अबे अभी तो बताया था ये जी, हम आपको बताया था कि प्रकाश का वेग निर्वात में 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता। और देखो वो इसको ऐसे भी लिख सकता, 3 गुणा 10 की पावर 8, नीचे के सेकंड को ऊपर ले जाएगा और सेकंड इनवर्स लिख देगा, तो 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर सेकंड इनवर्स, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर सेकंड इनवर्स है। तो राइट आंसर है ऑप्शन क्या होता है? तुम तो बड़ा गड़बड़ झाला करता। हम ठोकर पहाड़ से नहीं खाते, हम ठोकर पत्थरों से खाते हैं। बड़ी चीज़ों में हम गलती नहीं करते, गलती हम छोटी छोटी चीज़ों में करते हैं, है ना। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हम गड़बड़ झाला कर जाते हैं, तो ऐसे मत करो। चलो भैया आगे देखें। अब देख लो भैया प्रकाश के स्रोत, हा क्या गजब तरीके से प्रकाश के स्रोत आपको नजर आ रहे हैं कि भाई कहाँ से प्रकाश मिलता है। तो प्रकाश आपको अलग अलग तरीके से मिलता है। जैसे अगर नेचुरल तरीके से बात करें तो सूर्य, तारे, आग, इन सब तरीके से मिलता है। और अगर हम आर्टिफिशियल यानी कि जो इंसान ने चीज़ें बनाई हैं उसके हिसाब से बात करें तो इसमें बल्ब शामिल है, दीपक शामिल है, एलईडी शामिल है।
एलईडी का मतलब खैर आजकल तो बेचारे इस बल्ब का जमाना ही चला गया है, पढ़ेंगे इसके बारे में। देखना क्या कह रहे हैं, यह चंद्रमा मतलब उपग्रह है क्या सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुरुवर, क्या आप ऐसे ही पढ़ाएंगे वन लाइनर और बिना लिखे? देखो साथी, पूरी थ्योरी हम कवर करेंगे यहाँ पे, बस लिखने वाला सिस्टम खत्म कर दिया है मैंने, क्योंकि वो सिर्फ टाइम की वेस्टेज है और आपको बोरिंग बनाएगा। मजा तब है कि जब लगातार कनेक्टिविटी बनी रहे। और मैं आपको बताऊं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि लिख कर ना पढ़ाने में मेरी डबल डबल एनर्जी वेस्ट होगी, मुझे पहले से लिख के लाना पड़ेगा। और होता क्या है कि जब हम आपको नोट करने के लिए दे देते हैं ना, तो हम थोड़ा सस्ता लेते हैं, या जब मैं लिख रहा होता हूँ फिर उसको नोट करने को देता हूँ तो मुझे रिलैक्स मिल जाता है। लेकिन अब मुझे लगातार आपके साथ बोलना पड़ रहा है, तो मेरी सच में इसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी, मेरा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, क्लास से पहले तैयार करके लाना पड़ेगा। लेकिन आप समझो, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल है, कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद है। अभी ये मत सोचो कि यार इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, नहीं, आप जिस टॉपिक पर हो उसके बारे में सोचो। जब तुम इस पीडीएफ को रिवाइज करोगे, टक 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 सारी चीज़ें रिकॉल होती हुई चली जाएंगी, सारा मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो। तो प्राकृतिक प्रकाश के स्रोतों में कौन कौन शामिल है भाई? सूर्य शामिल है, तारे शामिल हैं, आग शामिल है। और कृत्रिम तरह से यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से क्या मिलेगा आपको? जैसे बल्ब है और लाइट है। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। आगे देखो, दो तरह की वस्तुएं होती हैं प्रकाश के आधार पर। इस दुनिया की वस्तुओं को हमने दो तरीके से बांटा कि भाई एक तो वस्तुएं वो जो प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, यानी कि जो अपने प्रकाश से चमकती हैं, और दूसरी वस्तुएं वो कि जो किसी दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं। जैसे कि देखो, अगर मैं बात करूं, एक सेकंड बताइए मुझे कि क्या सूर्य के पास अपना प्रकाश है या नहीं? बोलो यस और नो जल्दी से। क्या सूर्य के पास में अपना प्रकाश है या नहीं? यस और नो जल्दी बताइए। सूर्य के पास में अपना प्रकाश है या नहीं? बिल्कुल है। क्या सूर्य के प्रकाश से बाकी चीजें नहीं चमकती हैं? भाई बिल्कुल चमकती हैं। तो ये जो चीजें हैं, जैसे मान लो सूर्य है, इसके पास अपना प्रकाश है, तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस का मतलब होता है, हिंदी में मैंने यहाँ लिख दिया है, प्रकाश उत्सर्जक वस्तुएं, या इनको हम प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। उत्सर्जक कह दो या फिर इनको प्रदीप्त वस्तुएं कह दो, और इनको कह दो नॉन ल्यूमिनस को कह दो आप अदीप्त वस्तुएं। तो प्रकाश उत्सर्जक या प्रदीप्त या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो हैं जिनके पास अपना प्रकाश है। और प्रकाश उत्सर्जक का मतलब क्या है? नॉन ल्यूमिनस का मतलब क्या है? अदीप्त वस्तुएं हैं, वो खुद नहीं चमक रही हैं, वो किसी और के प्रकाश से प्रकाशित हैं। ठीक है, अब तुम ये कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मुझे बताइए, एलईडी या ये बल्ब है, इसके पास अपना प्रकाश है या नहीं है? बिल्कुल है, इसके पास अपना प्रकाश। अब ये ना कहना भैया इसमें भी तो धारा की वजह से है। अरे धारा कोई प्रकाश थोड़ी है यार। क्या धारा तुम इस पेन में प्रवाहित कराओगे तो इसमें से प्रकाश बन जाएगा? नहीं, जुगनू है, जुगनू में अपना प्रकाश है। तो ये कैसी ऑब्जेक्ट हैं? ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं, प्रकाश उत्सर्जक वस्तुएं हैं। और जो वस्तुएं इन सभी के प्रकाश से चमकती हैं, इवन चंद्रमा, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, पृथ्वी अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से चमकती है। दिन में सूर्य के प्रकाश से, रात में इन सब लाइट वाइटों से चमकती है। अगर इस कमरे की लाइट बंद कर देना हरीश बाबू, जरा कर दो यार, क्या मैं तुम्हें चमकूंगा? नहीं, देखो अंधेरा अंधेरा हो गया। तो ये सब चीजें यहाँ जो कमरे में रखी हैं कैसी हैं, क्यों चमक रही हैं आपको? क्योंकि यहाँ पर प्रकाश है। हाँ जला दो। तो ये यहाँ की जो लाइट है वो प्रदीप्त है, ल्यूमिनस है, और बाकी सारी चीजें कैसी हैं? नॉन ल्यूमिनस है। ठीक है जी, चलो आगे चलें। तो ये हो गए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट सारे के सारे, और ये सारे के सारे हो गए नॉन ल्यूमिनस, यानी कि हिंदी में ये तो हो गई आपकी सारी की सारी प्रदीप्त वस्तुएं, या इनको प्रकाश उत्सर्जक वस्तुएं भी कहते हैं, जो प्रकाश का उत्सर्जन कर सकती हैं। और इनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, या आप कह देते हो इनको भैया जी अवशोषक, कि ये प्रकाश का क्या कर रही हैं? अवशोषण कर रही हैं। ठीक है, चलो आगे चलो, आगे देखें कि अब यहां तक प्रकाश का इंट्रोडक्शन हो गया। तो एक बार फटाफट से रिवाइज कराऊं आपको कि प्रकाश के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो क्या क्या पढ़ना है भाई। तो हमें पढ़ना है कि सबसे पहले प्रकाश क्या है। तो पहला सवाल, प्रकाश जो है वो एनर्जी का एक रूप है। मेरे साथ याद करते चले जाओ, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, एनर्जी का एक रूप है। ये कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है।
उसके बाद का सवाल आता है, भैया प्रकाश हमें इस चीज़ों को देखने लायक बनाता है, अगर प्रकाश नहीं है तो अंधेरा है, नहीं तो फिर क्या है, उजाला है। उसके अलावा प्रकाश कैसी रेखा में चलता है, ये सवाल भी कर लिया हमने। उसके अलावा हमने देखा कि प्रकाश तरंग और कण दोनों तरह का व्यवहार प्रदर्शित करता है। मैं मानता हूँ ये बात थोड़ी सी समझ में आपको आई होगी, लेकिन आगे ये आपको पूरी समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप देखिए प्रकाश की गति कैसी होती है, स्पीड ऑफ लाइट कैसी होती है। तो भैया प्रकाश की गति से संबंधित कि ओले रोमर ने सन 1676 में नापा था, और प्रकाश की गति निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, और चंद्रमा से आने में 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगता है। अगला मुद्दा है, सवाल आ गया एक, इसको हमने कर लिया आराम से, ये भी सवाल कर लिया। उसके बाद है प्रकाश के सोर्स कौन है, स्रोत कौन है। तो कुछ कृत्रिम स्रोत हैं, कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं, कुछ आर्टिफिशियल हैं और कुछ मानव निर्मित हैं। 2 तरह की वस्तुएं इस दुनिया में पाई जाती हैं, कुछ जो प्रकाश को एमिट करती हैं, जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, और कुछ वो जो प्रकाश को अवशोषण करती हैं, यानी वो प्रकाश की मदद से किसी और के प्रकाश से चमकती हैं। उनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में शामिल हैं आपके तमाम चीज़ें, कि भाई ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं जो जिनके पास अपना प्रकाश है, लेकिन इसके पास अपना प्रकाश नहीं है। ठीक, यहां तक बताओ कि भैया क्लियर ना हो तो। अब मुझे अगर मैं यहां लिख के पढ़ाता ना, तो इसके आधे का भी आधा कंटेंट कवर होता, और प्रकाश का एक इंट्रोडक्शन भी आपको समझ में नहीं आता, लाइट का इंट्रोडक्शन भी आधा रह जाता। लेकिन यहां देखो ना, हम जितना समझने पे जोर दे लें उतना ज़्यादा बढ़िया है। अब मुझे बताओ यार, इसको कितनी देर लगेगी नोट करने में। तो क्लास की ड्यूरेशन जो 1 घंटे होती है ना दोस्त, उसको अगर आप नोट करने बैठोगे ना, तो वो 10 मिनट में नोट हो जाएगा। आप खुद कहोगे कि यार भैया ये तो बहुत कम पढ़ाया है। और अगर मैं हाथ से लिख लिख के पढ़ाने लग गया ना, तो तुम देखोगे कि केवल आधा ही पेज भर पाया है। क्योंकि यहाँ ना दोस्त, चर्चा करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, यहाँ समझने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं हम। प्रकाश के इंट्रोडक्शन हो गया, प्रकाश का परिचय हो गया। बस हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे प्रकाश चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। देखो, प्रकाश जो है ना वो 9 तरह की घटनाएं प्रदर्शित करता है। इन घटनाओं के बारे में अभी एक साथ कुछ मत समझो, केवल इनके नाम भी मत याद रखो, बस इन्हें देख लो। कुछ भी याद नहीं रखना यहाँ से, है ना, बस इन्हें देख लो। रिफ्लेक्शन है, परावर्तन, रिफ्रैक्शन अपवर्तन है, विवर्तन है, स्कैटरिंग है। मैं आपको बताता चलूँ हल्का हल्का। यहाँ हम मिरर की बात करते हैं, दर्पणों की, यहाँ लेंसों की बात करते हैं, यहाँ इंद्रधनुष की बात करते हैं, यहाँ आसमान के नीले होने की बात करते हैं, यहाँ पर हम जैसे सड़क पे आपको कई बार पानी चमकता हुआ दिखाई देता है उसकी बात करते हैं, यहाँ पर हम तारों के टिमटिमाने की बात करते हैं। और ये घटनाएं हमारे सिलेबस में नहीं हैं। तो ये 6 घटनाएं हमें पढ़नी है प्रकाश की। कल को हम यहाँ से शुरू करेंगे, और जितना समय ये घटनाएं लेंगी, क्योंकि ये सिर्फ देखने में छोटी हैं, जब इनकी गहराई में आप जाओगे तो जितना समय ये लेंगी उसके आधे के आधे के आधे का आधा केवल ये घटनाएं लेंगी। अब आप कहो पहले इनको ही पढ़ा दो, इनको समझे बगैर ये समझ पाना मुश्किल है। तो कल हम शुरू करेंगे परावर्तन से, और अभी आपको समझ में आ जाएगा 2-4 दिनों में ही कि यार ये सही बात है कि हम पीपीटी की मदद से पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि लिख लिख कर अगर हर चीज़ को पढ़ने बैठ गए तो फिर तो भैया हो लिया काम। लिखेंगे जहाँ चीज़ें ज़रूरी हैं। भाई न्यूमेरिकल ऐसा थोड़ी कि मैं आपको सीधे सॉल्व करे हुए लाऊंगा और उन्हें रटवाऊंगा। न्यूमेरिकल जो होंगे उन्हें एक एक शब्द लिख लिख के बताऊंगा। जहाँ पे कोई चीज़ हमें ड्राइव करनी होगी वहाँ पे एक एक चीज़ हम लिख के बताएंगे आपको। तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, अब सुनो, आज की कहानी को हम यहाँ तक रहने देते हैं। और ना अभी आप देखोगे आगे, अभी तो देखो ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है मेरे दोस्त। इस तरीके से पढ़ेंगे हम, पूरा एकदम मज़ेदार तरीके से, मतलब पूरा फ़ायदा उठाएंगे टेक्नोलॉजी का इस वाली क्लास में। और इसके पीछे ना बड़ी मेहनत लगती है, सच बता रहा हूँ। ये पूरे डायग्राम ढूंढने में, इनको सजवाने में कोई गलती तो नहीं है, कौन सी वीडियो नहीं चल रही है, कौन सी वीडियो चल रही है, ये तमाम चीज़ें दिखाने में बड़ा टाइम लग जाता है। चलो ये तो सब आपने देख ही लिया है ना, लेकिन फिर भी हम करेंगे इस बैच के लिए। इस बैच को ना हमें एक यादगार बैच बनाना है, मतलब ऐसा कि फिर रेलवे के लिए तो आपको साइंस बिल्कुल भी कहीं से पढ़नी ही ना पड़े। रेलवे के लिए तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाओ कि भाई ये पढ़ लिया तो ख़त्म। आप किस में सेलेक्ट हो? भैया मैं दिल्ली जल बोर्ड में हूँ, सब डिविजनल ऑफिसर की मेरी पोस्ट है। बहुत सारे स्टेट्स में उसको असिस्टेंट इंजीनियर ए भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल मेरे साथ परेशान ही मत हो, ये सोचो ही मत कि यार लिखने ना लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इस चीज़ से मुझे सुनिश्चित कर दो, बाकी ये क्लास आपके लिए एक यादगार क्लास होगी। तो देखो,
आप ये देख भी लोगे कि या तो मैं आज बस आपसे एक चीज़ पूछूंगा या क्लास के आखिरी में, और सवाल ये रहेगा आज कि ये क्लास आपको कैसी लगी। सभी को एक कमेंट करना है क्लास की सभी चीज़ों से, कंटेंट को लेकर, पीपीटी को लेकर, पढ़ाने के तरीके को लेकर, क्रिएटिविटी को लेकर, आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, क्वेश्चन उसके साथ जोड़े गए, ये सारी चीज़ें कैसी रही। और अगली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एक टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आपको वर्कशीट देता रहूँगा। बस वर्कशीट के लिए आपको हर दिन नहीं कहना है कि हर दिन चाहिए, एक टॉपिक तो खत्म हो जाए, इतना तो हो कि उससे 10 सवाल 15 सवाल बन सकें, उसके बाद मैं वर्कशीट आपको खुद ही एप्लीकेशन पे अपलोड करवाता रहूँगा। तो अभी ये जो है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, अगर टेलीग्राम ग्रुप बन गया होगा तो, और अगर नहीं बना होगा तो 3 दिन के बाद से टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी एप्लीकेशन पे भी क्लास जाने से पहले। तो क्लास खत्म होने के बाद सभी एक कमेंट में जरूर बताएंगे ये क्लास आपको कैसी लगी। फिर हम मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।